हेलो फ्रेंड्स, हम मेडिसिन एस के 18 के मेडिसिन 2024 का पेपर कर रहे थे। 100 तक हमने कर लिए और अभी 101 है। मई आफ्टरनून का पेपर है। कैल्शियम क्लोराइड वाज गिवन टू अ रेट इन अ लेबोरेटरी विच लीड्स टू हाइपरकैल्सीमिया। नाउ व्हाट विल इंक्रीज। कैल्शियम क्लोराइड हमने रेट को दिया, अब उसमें हाइपरकैल्सीमिया हो गया है। अब क्या इंक्रीज होगा? 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफिरोल इंक्रीज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है हाइपरकैल्सीमिया के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। जब भी ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज होगा तो वो फिल्टर होगा किडनीज में, और साथ में क्या है, वाटर को ड्रैग करेगा तो यूरिया काज करेगा, यूरिन फार्मेशन इंक्रीज होगा। लीड्स टू फार्मेशन ऑफ 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकैल्सिफिरोल, ये बनाएगा तो इसकी फार्मेशन इंक्रीज होगी। अब 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफिरोल विल नॉट बी कन्वर्टेड टू 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफिरोल। ठीक है, तो ये जो 24-25 है ये 125 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सो इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ 125 DHC एंड डिक्रीज 125 एंड इंक्रीज 24। यही बात है। वाइस वर्सा फॉर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया में इसके अपोजिट होगा। एसोसिएशन ऑफ HLA-B5, HLA-B5 किसके साथ एसोसिएटेड होता है? वो एसोसिएटेड होता है बेसेट्स डिजीज़। बेसेट्स डिजीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें हमारे पास अल्सर्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें HLA-B5 के साथ ये एसोसिएट करता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉइंट सिम्टम्स, पेशेंट को जॉइंट के सिम्टम्स है, मतलब जॉइंट पेन है, साथ में लो ग्रेड फीवर है, ANA पॉजिटिव है एंड RNP एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव हैं। तो ये किस में होता है? मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में होता है। RNP पॉजिटिव होता है, ANA पॉजिटिव होता है और साथ में जॉइंट पेन होते हैं और लो ग्रेड फीवर होता है। बेबी प्रेजेंटेड विद माइक्रोसेफली, ब्रेन उसका छोटा है, माइक्रोप्थेल्मिया, आइज़ छोटे हैं, पॉलीडेक्टली, उसके फिंगर्स जो है इंक्रीज हैं, 5 से ज़्यादा हैं, और क्लेफ्ट लिप है उसको। कैरियोटाइप इसमें क्या होगा? ये पेटू सिंड्रोम है। ठीक है, पेटू सिंड्रोम में माइक्रोसेफली, माइक्रोप्थेल्मिया, क्लेफ्ट लिप, पॉलीडेक्टली होता है और ये ट्राइसोमी 13 है। इस वजह से 46XY, साथ में हमारे पास 47XY है। तो ये जो 47XY है साथ में +13, मतलब 13 के 3 कापीज़ हैं। क्रोमोसोम नंबर 13 की ट्राइसोमी है, पेटू सिंड्रोम इसको कहते हैं। सुपाइनेटर मसल इज डैमेज, नाउ सुपाइनेशन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ। सुपाइनेटर मसल जब डैमेज हो जाए तो उसके बाद सुपाइनेशन कौन सा मसल करेगा? बाइसेप ब्रेकाई करेगा, वो हेल्प करेगा सुपाइनेशन में। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 3rd वीक। 3rd वीक के एंड पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं। 33-year-old female is found to have hematuria and proteinuria in urinalysis. She is not complaining of dysuria, abdominal pain or any other urinary symptoms. तो उसको डिसयूरिया या एब्डोमिनल पेन नहीं है, लेकिन हीमाचूरिया और प्रोटीनयूरिया उसको है। यू नोटिस ऑन एग्जाम, अच्छा, दैट हर फेस लुक्स, उसके फेस क्या है? केकेक्सिक है। हर बकल फैट पेड्स, जो चीक्स के एरिया में फैट पैड होता है वो एब्सेंट है। एंड हर आइज अपीयर श्रंकन, उसके आइज भी श्रंकन है। सीरम ANA भी पॉजिटिव है। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज सीन इन दिस केस? तो इस केस में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? टाइप 3 है, क्योंकि ये SLE वाला सिनारियो है। SLE में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसमें फ्री इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं। फ्री इम्यून कम्प्लेक्सेस का मतलब ये होता है कि एंटीबॉडीज और एंटीजन क्या है, आपस में डिपॉजिट होते हैं मुख्तलिफ आर्गन्स में जाके। ठीक है, कम्प्लेक्सेस बना रहे होते हैं। 15-year फार्मर विद द हिस्ट्री ऑफ chest pain, no other symptoms, X-ray was done, showed round mass which is calcified। तो उसको और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ चेस्ट पेन है और एक्सरे के ऊपर राउंड मास है जो कि कैल्सिफाइड है। तो ये क्या है? एस्परजिलस है। एस्परजिलस हमारे पास फार्मर्स में पाया जाता है, ये एक फंगस है। तो ये हमारे पास क्या है? क्रॉप्स वगैरह से उसके इन्हेलेशन के थ्रू इंटर होता है चेस्ट में। अ मैन विद नो कफ एंड फीवर, मैन है उसको कफ भी नहीं है, फीवर भी नहीं है। चेस्ट एक्सरे के ऊपर डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है। लाइकली काज क्या है? इनऑर्गेनिक डस्ट। ग्रेन डस्ट जो होता है वो फार्मर लंग काज करता है। एस्परजिलोसिस जो होती है उसमें फार्मर लंग होता है, साथ में ग्रेन्युलोमा होगा। राइन जो मास है, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था कैल्सिफाइड मास, तो कैल्सिफाइड मास कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग होता है। ये देखें, ग्रेनुलोमा है, राइनोसाइनसाइटिस है, मीडियल इरोजन्स हैं, कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग्स हैं। तो ग्रेन डस्ट में फार्मर लंग है, एस्परजिलोसिस में फार्मर लंग के साथ साथ क्या है? कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग्स हैं। और इनऑर्गेनिक डस्ट में क्या होता है? डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस। अब ये भी डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस का पूछ रहा है। तो इनऑर्गेनिक डस्ट क्या है? डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस काज करता है ऑन एक्सरे के ऊपर विदाउट फीवर और कफ। तो इसमें इनऑर्गेनिक डस्ट है। कोलीग्स कंप्लेन अबाउट अ 30-year-old वुमेन हु फोर्ड्स साइंस, ठीक है, ऑन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसने जेली साइंस किए होते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। एक फीमेल है।
बिलोंगिंग्स एंड सर्च फॉर बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स इन देयर अब्सेंस है, और दूसरे की चीज़ें ये ढूंढता रहता है। हैज़ जॉइंड अनदर कंपनी एंड स्टार्टेड स्मोकिंग, ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग सम ड्रग्स, व्हाट टेस्ट वुड ही डू, व्हाट वुड यू डू फॉर दिस साइकेट्रिक एवेलुएशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रग्स, ये पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली ड्रग्स ले रही है, ठीक है, तो वो दूसरे की चीज़ें जब ढूंढ रहा होता है उसमें भी वो ड्रग्स ढूंढ रही होती है, तो ये यूरिन एनालिसिस फॉर ड्रग्स करेंगे। चाय स्क्वायर टेस्ट इज एसोसिएटेड विद, उसको हम कैसे करते हैं, 2x2 टेबल के ज़रिए होता है, ये एक एनालिटिक टेबल होता है। चाइल्ड अवेक फ्रॉम स्लीप, चाइल्ड जो है स्लीप से अवेक हुआ है एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, इट इज़ टर्म्ड एज, इसको हम नाम क्या देंगे, सोमना एम्बुलिज्म, ठीक है। स्लीप है, स्लीप में अगर चाइल्ड क्या करता है, स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है, बच्चा सोया हुआ है उसी टाइम वो वॉकिंग स्टार्ट कर दे नींद के दौरान, तो उसको कहते हैं सोमना एम्बुलिज्म। सोमना मीन्स स्लीप, एम्बुलिज्म मीन्स एम्बुलेशन से निकला। एम्बुलेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स, मोबिलाइजेशन, मूवमेंट्स, ठीक है, मतलब वॉकिंग, तो स्लीप में वॉकिंग। अगर स्लीप में कुछ लोग टॉकिंग करते हैं उसको कहते हैं सोमनी लोकी, लोकी मीन्स टॉकिंग। A child presented with dark colored nappy, dark urine and homogenetic oxidase deficiency. What's likely cause? तो likely cause क्या है, अल्केप्चुनेरिया है। होमोजेनेटिसेट ऑक्सीडेज डिफिशिएंसी अल्केप्चुनेरिया, उसकी वजह से अल्केप्चुनेरिया होता है, और नेपी डार्क कलर नेपी होता है, ठीक है, डार्क यूरिन होता है। गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म्ड 1.2 ईयर्स बैक, नाउ प्रेजेंटेड विद टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब विटामिन B12 डिफिशिएंसी। ऑन इन्वेस्टिगेशन MCV भी है, देखें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, टिंगलिंग सेंसेशन B12 डिफिशिएंसी में क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि वो सवेयर कंबाइंड डीजनरेशन करा रहा होता है, किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि डीमाइलिनेशन हो जाती है इन द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। डीमाइलिनेशन जब होती है नर्व्स की तो उसकी वजह से सेंसेशन वगैरह, नंबनेस होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, ठीक है, न्यूरोपैथीज होते हैं, और साथ में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो काज करता है MCV मोर देन 100। तो ये देखें, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबल, अब उसने उसका हुआ क्या है, गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है। अब प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है, अब इसमें आंसर है परनीशियस एनीमिया। वजह क्या है, अब B12 क्या है, एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, टर्मिनल इलियम से, लेकिन उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, पैराइटल सेल से, और पैराइटल सेल कहाँ पे होते हैं, स्टमक में होते हैं। अब स्टमक जब निकाल दिया पूरा तो पैराइटल सेल नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और साथ में न्यूरोपैथीज होंगे, टिंगलिंग सेंसेशंस। अगर B12 डिफिशिएंसी दिया होता तो हम लोग वो लगाते हैं, ठीक है, B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। प्रेग्नेंट वूमन हैविंग हिस्ट्री ऑफ कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड, अब एक प्रेग्नेंट वूमन है वो सिर्फ फास्ट फूड्स खाती रहती हैं और उसको अभी एनीमिया हुआ है, और MCV उसका मोर देन 104 है, मतलब उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो चुका है। तो प्रोबेबल काज क्या है, प्रोबेबल काज क्या है, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी है। फोलिक एसिड और B12 दोनों की डिफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। अब जब वो सिर्फ फास्ट फूड यूज़ कर रही है, इसका मतलब वेजिटेबल यूज़ नहीं कर रही है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज़ नहीं कर रही है, और वेजिटेबल और फ्रूट्स में फोलिक एसिड होता है, तो इस वजह से उसको फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी है। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, फोलिक एसिड इज फाउंड नेचुरली इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ड्यू टू मोस्ट ऑफ द फास्ट फूड कंजप्शन कैन लीड टू फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, उसकी वजह से फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है। 62-year-old patient of cirrhosis है presented with edema and swelling in legs है। The mechanism of edema in case of cirrhosis is which of the following, decrease plasma colloid, osmotic pressure। लिवर डिजीज़ जब भी होती है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ जिसमें सिरोसिस हो जाए, तो उसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। एल्ब्यूमिन लिवर में बन रहा था, एल्ब्यूमिन क्या एक प्रोटीन है और वो प्लाज्मा के ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। जब वो डिक्रीज़ होगा तो प्लाज्मा के अंदर समझो एल्ब्यूमिन कम है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर का ये मतलब होता है कि जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो बड़े मालिक्यूल्स या सॉल्यूट्स वो सॉल्वेंट को अपने साथ अट्रैक्ट किए हुए रखते हैं जुड़ा। तो जब वो कम होगा, जब प्रोटीन कम होगा, एल्ब्यूमिन कम होगा, तो वाटर को अपने साथ क्या है, अट्रैक्ट किए हुए नहीं रख सकेगा, जिसकी वजह से वाटर लीक होगा कैपिलरी से और क्या काज करेगा, एडिमा काज करेगा।
एनीमिक म्यूटेशन इज सीन इन, एनीमिक म्यूटेशन एन से न्यूरोब्लास्टोमा, तो न्यूरोब्लास्टोमा में एनीमिक म्यूटेशन होती है। अ पेशेंट हैज़ लोअर आरटीआई, ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फॉर मेनी डेज ऑन हिस्टोलॉजी एज रिस्पायरेटरी ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डैमेज्ड है। तो अब क्या है, उसको लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो रिस्पायरेटरी ट्री में कौन सा एरिया उसका डैमेज हुआ पड़ा होगा, सीलिया। फिर है पेशेंट रिसीव्ड पीपीडी, एक पेशेंट है उसने रिसीव किया पीपीडी आफ्टर 24 आवर्स शी डेवलप्ड एन इंड्यूरेटेड एरिया एलॉन्ग विथ मैक्रोफेजेस, तो उसमें मैक्रोफेजेस बन गए 24 आवर के बाद इंड्यूरेटेड एरिया में। मोस्ट लाइकली विल बी, तो मोस्ट लाइकली कि कौन से हमारे पास वो होंगे, वहाँ पे सेल्स होंगे, टी लिम्फोसाइट्स होंगे, जो कि ये इंड्यूरेशन काज कर रहे हैं, क्योंकि जो पीपीडी होता है उसमें, या मोन्टॉक्स टेस्ट भी इसको कहते हैं, इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काम कर रहा होता है, या जिसको कहते हैं डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास वो है, टी लिम्फोसाइट्स है। पेशेंट वेंट थ्रू सिस्टोस्कोपी ड्यू टू हीमाचूरिया, पेशेंट को हीमाचूरिया है, उसकी वजह से सिस्टोस्कोपी हमने किया, लेटर बिकेम अनकॉन्शियस, उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, फीवर हुआ उसको, और हाइपोटेंशन भी है। तो काज ऑफ हाइपोटेंशन क्या है, सेप्सिस, ये भी सेप्सिस है, सेप्सिस है। अ पेशेंट हैज़ लेफ्ट साइडेड लीजन इन ब्रेन, एक पेशेंट है उसको लेफ्ट साइडेड लीजन है ब्रेन में, व्हेन एग्जामिन्ड ही वाज फॉलिंग ऑन द लेफ्ट साइड। अब देखें लीजन का साइड उन्होंने बता दिया कि लेफ़्ट साइड पे है, और वो गिर भी उसी तरफ रहा है लेफ़्ट साइड पे। तो अब लीजन कहाँ पे, सेरिबेलम पे। सेरिब्रम हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेरिब्रम में हमें पता है हमेशा जिस तरफ लीजन होगा साइन एंड सिम्टम्स हमेशा अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी पे होंगे। अगर राइट साइड का सेरिब्रम डैमेज होगा तो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स होंगे। अगर लेफ़्ट साइड ऑफ सेरिब्रम डैमेज होगा तो राइट साइड ऑफ बॉडी के साइन एंड सिम्टम्स होंगे। लेकिन सेरिबेलम में क्या होता है, कंट्रालैटरल नहीं बल्कि इप्सिलैटरल लीजन होता है, तो सेम साइड का लीजन सेम साइड के बॉडी के साइन एंड सिम्टम्स काज करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे सेरिबेलम है। विच एन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेमोरी अमीनोग्लोबुलिन है, तो वो है आईजीजी। आईजीजी क्योंकि हमें पास्ट इन्फेक्शन के बारे में बताता है, जबकि जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और आईजीएम प्राइमरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है पहली बार जब बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर होता है तो आईजीएम बनता है, और साथ में क्या है, वो इन्फेक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो साथ में आईजीजी एंटीबॉडीज़ भी बन जाते हैं, वो फिर क्या है, पास्ट इन्फेक्शन को शो करते हैं, और साथ में उनके पास क्या है, मेमोरी होती है। मेमोरी का ये मतलब अगली बार जब ये पैथोजन आएगा तो आईजीजी को पहले से पता होगा कि किस तरह का एंटीजन है, पहली बार आया था उसके खिलाफ मैं तैयार हुआ था, तो जैसे वो एंटीजन आएगा उसके खिलाफ आईजीजी क्या करेगा, उसको मार देगा, किल कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये मेमोरी होता है इसके पास। फोम सेल इन एथीरोमा, अब एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जो होते हैं जिसको हम एथीरोमा भी कहते हैं, तो उसके अंदर उसके फॉर्मेशन, उसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, उसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, तो उसमें एक सेल होते हैं फोम सेल। तो वो फोम सेल क्या होते हैं, वो हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं या फिर मोनोसाइट। अगर मैक्रोफेजेस दिया हुआ ऑप्शन में तो वो लगाना। कंपोनेंट ऑफ नियोप्लास्टिक टिश्यू, नियोप्लास्टिक का मतलब जो ट्यूमर टिश्यू है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल, ये सारे होते हैं। तो स्ट्रोमा है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल है और साथ में इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। फिर पेशेंट हैविंग ट्रेवलर्स डायरिया, एक पेशेंट है उसको ट्रेवलर्स डायरिया है। अब ट्रेवलर्स डायरिया है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी डायरियल ड्रग्स है, एंटी डायरियल ड्रग्स की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो कौन सा ड्रग हम देंगे, नॉरफ्लॉक्सिसिन देंगे। उस पेशेंट को क्या देंगे, नॉरफ्लॉक्सिसिन। ट्रेवलर्स डायरिया के लिए बेस्ट ड्रग है नॉरफ्लॉक्सिसिन। अच्छा, डाइफिनॉक्सिलेट भी यूज़ कर सकते हैं अगर नॉरफ्लॉक्सिसिन उसमें ऑप्शन में नहीं होगा तो वो लगाएंगे। लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अब लिम्फ की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है लोकल, तो वो काज होता है किस चीज़ की वजह से, कम्बिनेशन ऑफ विच टू, किन दोनों की कम्बिनेशन की वजह से हो सकता है, तो वो इन्फेक्शन एंड नियोप्लेजिया दोनों की वजह से हो सकता है। इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, तो इनमें से कौन सा, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो सिर्फ मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकता है, फादर से कभी भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफ़र नहीं होता। अ पेशेंट विद सिवियर हेडेक, वोमिटिंग एंड नेक स्टिफनेस है, तो ये जा रहे हैं मेनिंजाइटिस की तरफ, लेकिन क्या है आगे क्या दिया हुआ है, रेज्ड आईसीपी ऑन लंबर पंक्चर है, देयर वाज ब्लड स्टेन सीएसएफ। अब ब्लड स्टेन सीएसएफ आ गया तो ये जब भी ब्लड आ जाए सीएसएफ के अंदर या एलपी के ऊपर तो वो क्या है, सब अरेक्नाइड हेमरेज को शो करता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी हम सैंपल लेते हैं एलपी जब कर रहे होते हैं
हम 3 सैंपल लेते हैं। 3 सैंपल इस वजह से लेते हैं क्योंकि पहले सैंपल में हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड आ जाए ड्यू टू इंजरी ऑफ स्किन या आसपास का कोई ब्लड वेसल ड्यूरिंग एलपी के दौरान। दूसरे में भी हो सकता है। अगर तीसरे में भी ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब कन्फर्म सबअरेक्नाइड हेमरेज है। कैल्शियम इज रिलीज्ड फ्रॉम पैराफोलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज होता है। पैराफोलिकुलर सेल्स किस में थे? पैरा मीन्स अराउंड, फोलिकुलर सेल्स मीन्स फोलिकुलर सेल्स के अराउंड। थायराइड ग्लैंड में जो मेन सेल्स होते हैं वो फोलिकुलर सेल्स होते हैं और वो रिलीज कर रहे होते हैं T3 T4, ठीक है, T3 और T4। और इनके आसपास कुछ सेल्स होते हैं उनको कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स और वो रिलीज करते हैं क्या? कैल्सिटोनिन। विच इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट लीडिंग टू MI। एल जो होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, उसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। उसकी वजह क्या है? LDL क्या है? लिवर वगैरह से कोलेस्ट्रॉल को उठा के उसको ले जाता है कहाँ पे? टिश्यूज़ में जाके एक्युमुलेट करवाता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। उसकी वजह से फिर क्या है? कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकता है। जबकि HDL को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि वो फिर पेरिफेरी से कोलेस्ट्रॉल को उठा के लिवर की तरफ ले जाता है, मतलब वो हार्ट के लिए बेस्ट है। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है। अ पेशेंट इज ऑन रेडियोथेरेपी आफ्टर दैट DNA डैमेज अ जीन विच अरेस्ट इन G1 फेस प्रोग्रेशन डिफेक्टिव अनरेगुलेटेड ग्रोथ अकर्स ड्यू टू विच। अब एक बोल रहा है कि एक जीन है जो कि हाँ G1 फेस में अरेस्ट कर देता है इस सेल को, इस म्यूटेटेड सेल्स को। तो वो कौन सा जीन है? वो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स होते हैं जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, सुप्रेस करते हैं। अब ट्यूमर सुप्रेसर जीन इनमें कौन सा है? P53 क्या है? ट्यूमर सुप्रेसर जीन है, तो इसका आंसर है C। फिर है प्लेसेंटा अटैच्ड है, प्लेसेंटा अटैच्ड बट नॉट पेनिट्रेटिंग थ्रू मायोमेट्रियम। तो ये हमारे पास है एक्रीटा। अब इसमें 3 होते हैं, सिर्फ मायोमेट्रियम के साथ अटैच है ना बाहर से, ठीक है, मायोमेट्रियम के साथ, उसके अंदर नहीं, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा अक्रेटा। अगर मायोमेट्रियम के अंदर कंप्लीटली उसके डीपली इंटर है तो उसको हम कहते हैं परक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा, सॉरी इनक्रेटा उसको कहते हैं, मतलब इनसाइड मायोमेट्रियम। तो एक्रेटा अटैच टू द सरफेस ऑफ मायोमेट्रियम, इनक्रेटा इनसाइड द मायोमेट्रियम में प्लेसेंटा, ठीक है। और जो परक्रेटा है उसमें प्लेसेंटा जो है पूरे यूट्रस को क्रॉस करता है, मायोमेट्रियम को भी क्रॉस करके अपोजिट साइड के यूट्राइन वाल से पास होके वहाँ पे आसपास के ऑर्गन्स के साथ जाके अटैच होता है, जैसे ब्लैडर वगैरह, तो उसको कहते हैं परक्रेटा। पर मतलब पार हो रहा है, पर से पार लिखो, इन से याद रखो इनसाइड, एक रेटा से याद रखो अटैच, सरफेस के ऊपर अटैच्ड है। और प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जब प्लेसेंटा की लोकेशन लोअर सरफेस पे हो, जहाँ पर ओपनिंग ऑफ सर्वेक्स है, या तो ओपनिंग ऑफ सर्वेक्स को उसने कवर किया हुआ है या उसके आसपास, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ये सारे जो प्लेसेंटा हैं ये एबनॉर्मल प्लेसेंटा हैं। Pregnant female with labor pain for 20 hours was admitted in emergency and was being prepared for C-section, suddenly dies due to। अच्छा, लेबर के दौरान प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका हम C-सेक्शन के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और उसकी सडन डेथ होती है। तो ड्यूरिंग लेबर जो डेथ होती है उसकी, वहाँ पर हमारे पास मोस्ट कॉमनली क्या हो रहा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड की एम्बोलिज्म होती है, जिसकी वजह से डेथ होती है। अ पेशेंट विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद मेलोरी बॉडीज, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में मेलोरी बॉडीज नज़र आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी पे। अब ये मेलोरी बॉडीज़ क्या होते हैं? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग इन मसल, वो किस तरह से होता है? कैल्शियम ट्रोपोनिन C कपलिंग इस तरह से होती है। पेशेंट लायर इज लेस एग्रेसिव, कांट रिकॉल थिंग्स इन आर्गूमेंट विच कैन इजीली बी रिकलेक्टेड। अब पेशेंट का लायर है, उसको चीज़ें याद नहीं आ रही जो कि आसानी से याद आ सकती हैं लोगों को, वो चीज़ें भी उसको याद नहीं आ रही। तो यहाँ पर लीजन कहाँ पे है इस पेशेंट में, इस लायर में? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। 55 क्योंकि उसका फंक्शन होता है कि याद करवाना, ठीक है, सिंपल चीज़ों को वापस याद करना। 55 ईयर ओल्ड फीमेल विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हैविंग फास्टिंग शुगर 156 एंड 161 ऑन 2 occasions। अब ये क्या है? प्री डायबिटिक है ना, शुगर तो नहीं है। शी इज़ एसिम्टोमेटिक, व्हाट शुड बी डन है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम देंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन एंड डाइट कंट्रोल। ये फास्टिंग ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं या रैंडम की? फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक है, हैविंग फास्टिंग शुगर कितना है? 156 एंड 161 है। तो ये फास्टिंग शुगर उसका ये है डायबिटिक, ठीक है, प्री डायबिटिक नहीं है। फास्टिंग शुगर क्या है? अगर 70 से 100 तक होगा तो उसको हम कह रहे थे क्या? ये नॉर्मल है, फास्टिंग FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर। और अगर वो 100 से
100 से लेके कहाँ तक 124 तक हो, 125 तक हो तो इसको कहते हैं प्री डायबिटिक। अगर मोर देन 125 हो तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज़। और रैंडम ब्लड शुगर की अगर बात करते हैं तो वो 100 से लेके 140 तक नॉर्मल है, 140 से 199 तक क्या है प्री डायबिटिक है, 200 एंड मोर क्या है डायबिटिक है। अब ये है तो डायबिटिक लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से शुरू में हम क्या है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन एंड डाइट कंट्रोल। तो 1 महीना हम ये करवाएंगे, उसके बाद वापस चेक करेंगे। अगर शुगर कंट्रोल हो गया या प्री डायबिटिक रेंज में चला गया तो उसको हम मेंटेन करवाते हैं, यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर नहीं हो रहा, कंट्रोल बढ़ता जा रहा है तो फिर हम क्या है मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं। ऐसे नोड एक्ट्स एज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़, क्योंकि ये जनरेट करता है इम्पल्सेस फास्टर रेट पे, एक तो फास्टर रेट पे, दूसरा क्या है ऑटोमेटिकली भी जनरेट करवाता है। तो इसका आंसर है जनरेट इम्पल्सेस एट फास्टर रेट, और आगे ये भी एंड जनरेट ऑटोमेटिकली, ये भी लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया है ऐसे नोड जनरेट करता है इम्पल्सेस एट फास्टर रेट, और ए बी नोड जनरेट करता है इम्पल्सेस स्पॉन्टेनियसली ऐसे नोड भी प्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि ये पेस मेकर है ना, लेकिन क्या है ये फास्टर रेट पे भी प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से ये पेस मेकर है नॉर्मली। और ए बी नोड नॉर्मली पेस मेकर नहीं है, क्योंकि वो उसका जो इम्पल्स प्रोडक्शन रेट है हार्ट वो कम है, ठीक है, रेट उसका कम है, इस वजह से वो नॉर्मली इम्पल्सेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे नोड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे नोड में प्रॉब्लम हो या कोई नोडल ब्लॉक हो तो उस वक्त क्या है फिर ए बी नोड खुद भी इम्पल्सेस प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट करवाता है स्पॉन्टेनियसली, उस वक्त फिर ए बी नोड भी पेसमेकर बन जाता है। टेंसर वेलाई पेलेटिना इज सप्लाइड बाय, ये एक हमारे पास हार्ट प्लेट का एक क्या है मसल है, इसको ट्राइजेमिनल नर्व का मैंडिबुलर जो ब्रांच है वो सप्लाई करता है, नर्वेट करता है। ये रट्टे वाली चीज़ है, ये आपने रटना है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग गामा मोटर न्यूरॉन्स, गामा मोटर न्यूरॉन्स के बारे में क्या है डिटेक्ट लेंथ चेंज, मसल का जो लेंथ का चेंज होता है ना उसको डिटेक्ट करता है गामा मोटर न्यूरॉन, और उसी के मुताबिक फिर क्या करवाता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, वो यही करवा रहे थे ना गामा मोटर न्यूरॉन। मसल स्पाइंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स है ना, उनको कौन से न्यूरॉन सप्लाई कर रहे होते हैं, यही गामा मोटर न्यूरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल ऑफ एटोपिक अस्थमा, एटोपिक अस्थमा या सिंपल अस्थमा में कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, मेस्ट सेल इन्वॉल्व होते हैं, उनसे हिस्टामिन रिलीज होता है जो कि फिर काज करवाते हैं ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन। फॉर एटोपिक अस्थमा प्रेफर द सेल्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर, मेस्ट सेल सबसे ज़्यादा, फिर बेजोफिल है दूसरे नंबर पे, इजोनोफिल है। ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन, ऑस्मोसिस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जितने सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ऑस्मोसिस होगी। फिर है मिनरल ऑफ बोन्स, बोन का जो मिनरल होता है वो होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म में होता है। हिस्टामिन काजेज एन इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, हिस्टामिन क्या करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज कर सकता है किस चीज़ से, थ्रू CAMP मैकेनिज्म, CAMP साइक्लिक AMP मैकेनिज्म के थ्रू। एट ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होती है एग की रिलीज होती है, फीमेल में होती है ना, देयर इज रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल होती है, एंड इफ प्रेगनेंसी डज नॉट, और उस दौरान अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो लेफ्ट ओवर स्लफिंग ऑफ कार्पस क्या होता है, वो कार्पस हेमोरेजिकम उसको कहते हैं। A patient presented with complaint of burning epigastric pain on and off that improves after meals है, तो मील्स के बाद जो हमारे पास इम्प्रूव होता है, तो वो पूछ रहा है दिस इज कंडीशन ड्यू टू परसेंटेंट रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन जो कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन प्रोड्यूस करवाता है। पेशेंट हैज़ केवरनस साइनस थ्रोम्बोसिस है, फर्स्ट साइन उसका क्या होगा लॉस ऑफ एबडक्शन, क्योंकि सबसे पहले केवर्नस साइनस जब उसमें थ्रोम्बोसिस होती है तो सबसे पहले एबड्यूसेंट नर्व डैमेज होता है, जिसकी वजह से एबडक्शन आई बाल की लॉस हो जाएगी, क्योंकि वो एबड्यूसेंट नर्व करवाता है। अब देखेंगे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू हमारे पास इन्फेक्शन आता है, किसके पास केवर्नस साइनस के पास, तो थ्रोम्बोसिस भी उसी की वजह से हो सकता है। ये देखें केवर्नस साइनस इन्फेक्शन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन वहाँ से आता है, केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस वो भी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में अगर थ्रोम्बोसिस हो रही है वही आके फिर कंटिन्यू होता है किसमें केवर्नस साइनस में। केवर्नस साइनस अफेक्ट एबड्यूसेंट नर्व सो एबडक्शन ऑफ आई विल बी अफेक्टेड है। पेशेंट एज हिस्ट्री ऑफ डिस्कर्निएशन है, दिस कंडीशन काजेज सेंसरी लॉस बाय प्रेसिंग ऑन पोस्टीरियर रूट, पोस्टीरियर रूट अगर होगा तो सेंसरी लॉस होगा, क्योंकि पोस्टीरियर रूट में सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट हैं। जो एंटीरियर रूट वगैरह है उसमें हमारे पास क्या है डिसेंडिंग पाथवेज प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी सेंसरी पाथवेज होते हैं लेकिन उसमें डिसेंडिंग पाथवेज प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा, लेकिन ये रूट की बात कर रहा है, ठीक है ना, पोस्टीरियर रूट।
और एंटीरियर रूट में मोटर फाइबर्स होते हैं, पोस्टीरियर रूट में सेंसरी फाइबर्स होते हैं। अगर ये बात करता जो पोस्टीरियर ट्रंक और या फिर एंटीरियर ट्रंक, उनमें मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब ये समझ आ गई। फिर है ड्रग काजिंग, क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड मैंने आपको पढ़ाया था, स्पाइनल कार्ड इस तरह था ना। सबसे पहले ये हमारे पास होता है, एक होता है हार्न, ये है हार्न। अब ये देखिए, ये एंटीरियर हार्न या वेंट्रल हार्न है, ये पोस्टीरियर हार्न है। अब इस हार्न से ये निकल रहा होता है, ये इस तरह से निकल रहा है। ये जो हार्न से निकल रहा है, यहाँ पर डार्सल रूट गैंग्लियन है, ये पर इस तरह से ये अभी पोस्टीरियर रूट है, इसकी बात कर रहा है। इसमें सेंसरी फाइबर्स हैं, और यहाँ से एंटीरियर रूट निकल रहा है, इसमें फिर कौन से फाइबर्स हैं? मोटर फाइबर्स है। फिर आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर मोटर और सेंसरी आपस में मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो फिर क्या है, क्योंकि ये कुछ फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं, कुछ फाइबर्स यहाँ से जा रहे हैं, ये दोनों फाइबर्स आपस में मिल जाते हैं, ये मिल के क्या बना रहते हैं? ट्रंक बनाते हैं। अब ट्रंक में मिक्स्ड फाइबर्स हैं, लेकिन रूट्स के अंदर क्या है? सेंसरी होंगे पोस्टीरियर में, और एंटीरियर में मोटर होंगे। और हार्न्स में भी इसी तरह से, हार्न्स में जो एंटीरियर या वेंट्रल हार्न्स है उसमें मोटर फाइबर्स होते हैं मेनली, सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, मोटर भी होते हैं। और जो पोस्टीरियर हार्न है उसमें मेनली सेंसरी होते हैं। तो यहाँ पर बताने का ये मकसद है कि ट्रंक में मिक्स फाइबर्स होते हैं, और जो रूट है, रूट में प्योर फाइबर्स होते हैं, या तो सेंसरी होंगे या मोटर होंगे। अगर पोस्टीरियर रूट है तो उसमें सेंसरी फाइबर्स हैं, अगर एंटीरियर रूट है उसमें मोटर फाइबर्स होते हैं। तो ये रूट की बात कर रहे हैं ना, रूट तो पोस्टीरियर रूट होगा। हाइपोकैल्सीमिया इज एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल इरिटेशन। अगर मायोकार्डियल इरिटेशन हो रही है तो उसकी वजह से कैल्शियम उसके ऊपर एक्युमुलेट हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, ड्रग काजिंग प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन है, ड्रग है जो कि प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब मायोसिस काज कर रहा है, इंक्रीज जीआईटी सिक्रेशन भी काज करवा रहा है, एलॉन्ग विद ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले सिम्टम्स हैं। तो ये कौन करवा रहा होता है? एसिटाइलकोलिन, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर। 40 smokers were included in a study on cessation therapy. 20 volunteers were given therapy. At the end, calculated number of cigarettes consumed by 40 smokers and noticed 40 patients were smoking 40 packs. What is missing in this study? Independent factor इसमें नहीं है, वो मिस कर रहा है। पेन इन टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट का ये मतलब स्टेज 4 जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनमें मेटास्टेसिस हो चुके हैं। बोन मेटास्टेसिस इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग मार्फिन, तो उसमें पेन को कंट्रोल करने के लिए हम मार्फिन देते हैं, अलॉन्ग विद द फॉलोइंग ड्रग टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट। अब मार्फिन आपको पता है एडिक्शन काज करता है, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम मार्फिन के साथ एक और ड्रग देंगे, एक और पेन किलर देंगे, ताकि मार्फिन का डोज कम रखते हैं, थोड़ा डोज उस दूसरे पेन किलर का रखते हैं ताकि पेन कंट्रोल हो। तो वो कौन सा ड्रग है? वो है पैरास्टामोल। ये जैसे मुख्तलिफ आपके पास आते हैं, ठीक है, कम्बिनेशन में आते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के। अब ब्रांड्स का नाम मैं इधर नहीं लूँगा, तो ये आपने देखे होंगे, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। मिस यूज़ भी इनका हो रहा है ना, कैंसर के अलावा भी जो पेन्स होते हैं उनमें भी कुछ लोग जो है प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक अकर्स इन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक जो होती है वो एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में होता है, लेकिन अगर रेस्टिंग स्केलेटल मसल है उसमें फिर इंसुलिन रिक्वायर होता है। उसके बाद आएगा पेशेंट केम विद द पॉइजनिंग, पेशेंट आया है पॉइजनिंग के साथ है, विद द साइंस ऑफ ओपियाइड लाइक पॉइजनिंग है, ओपियाइड की तरह के सिम्टम्स हैं। व्हेन गिवन नैलोक्सोन, नैलोक्सोन ओपियाइड का क्या होता है? एंटीडॉट होता है। द सिम्टम्स डू नॉट इम्प्रूव, नैलोक्सोन के बाद सिम्टम्स इम्प्रूव होने चाहिए थे अगर ओपियाइड पॉइजनिंग होता। तो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल काज? पेंटाजोसिन इसने दिए हुए हैं। अब ये तो गलत है, अब इसका रटा भी नहीं है। अब पेंटाजोसिन खुद भी तो ओपियाइड है ना, नैलोक्सिन इज द एंटीडॉट फॉर ओपियाइड्स एंड ओपियाइड लाइक पॉइजनिंग एंड पेंटाजोसिन इज ओपियाइड। तो पेंटाजोसिन अगर ओपियाइड है तो फिर क्या है? नैलोक्सिन की वजह से उसके सिम्टम्स इंप्रूव होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन गलत है। डू नॉट इम्प्रूव की बजाय इंप्रूव लिखना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ और ये होता, जैसे कि वो कहते हैं कि एक पेशेंट आया, उसकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, प्यूपिल उसका कंस्ट्रिक्टेड है, और जैसे प्यूपिल इसमें भी कंस्ट्रिक्ट होता है, ओपियाइड में भी, और कंस्ट्रिक्ट होता है ओपी पॉइजनिंग में भी, और उसको हमने नैलोक्सोन दिया और वो नैलोक्सोन से बेहतर नहीं हुआ, और ऑप्शंस में ओपी पॉइजनिंग अगर लिखा हुआ तो हम लोग वो लगाएंगे। समझ आई? लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें डू नॉट इम्प्रूव की बजाय इम्प्रूव सिम्टम्स होना चाहिए, इस तरह से नहीं आएगा आपके पास टेस्ट में। विच आर द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हमेशा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, और वो ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन काज करवाता है।
विच वन रिलीज हिस्टामीन है, वैंकोमाइसिन, रेड मैन सिंड्रोम जो काज कर रहा है ना, रैश काज कराता है, रेड रैश, तो वो हिस्टामीन रिलीज की वजह से काज करवाता है। ठीक है, सब में नहीं करवाता, जिनमें ये रिएक्शन काज करवाता है उनमें। इन ईकेजी हार्ट रेट इज़ 120 पर मिनट इज़ रिलेटेड टू, तो आर इंटरवल इनमें 0.5 सेकेंड। हमने क्या करना है, हार्ट सेकंड को आपने डिवाइड करना होता है हार्ट रेट से। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आर इंटरवल क्या है, आपने सेकंड को हार्ट रेट से डिवाइड करना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हो गया 0.5 सेकंड। हार्ड ब्लो टू स्कल, स्कल को हार्ड ब्लो लगा है, रिजल्टिंग इन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर हुआ है डिप्रेस्ड, जिसमें स्कल डिप्रेस हुआ पड़ा होता है, विद नो स्प्लिंटरिंग, लेकिन स्प्लिंटिंग नहीं हुए, टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े जो हो जाते हैं कभी कभार स्कल के, तो वो इसमें नहीं हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा फ्रैक्चर कहते हैं, पॉन्ड फ्रैक्चर इसको कहते हैं। ल्यूबरसिन इन जॉइंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, ल्यूबरसिन एक कंपाउंड है जो कि जॉइंट्स में प्रोड्यूस हो रहा है, कि बहुत सारे नोजल बी जो हमारे पास होता है वो प्रोड्यूस करवाता है। सोडियम पोटाशियम पंप इज स्टिमुलेटेड बाय, इंसुलिन सोडियम पोटाशियम पंप को स्टिमुलेट करता है। पेशेंट हैज़ गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर विच ही डेवलप शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, व्हाट शुड बी इमीडिएट, तो ये है एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ पेशेंट जा रहा है। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, लेरेंजियल एडिमा भी इसको होगा, तो इसमें हम लोग एपिनेफ्रिन लगाते हैं, IM। कुछ जगहों में सबकुटनेस लिखा होता है, लेकिन IM ज़्यादा बेहतर है। तो पेनिसिलिन एलर्जी के लिए हम क्या लगाते हैं, IM एपिनेफ्रिन। ये देखें, which can directly induce antibody response without helper T cell involvement। अब जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको बनाता क्या है, बी सेल्स बनाते हैं, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ बी सेल डायरेक्ट या प्लाज्मा सेल डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, लेकिन कुछ में क्या है, टी सेल हेल्प करता है, हेल्पर टी सेल हेल्प कर रहा होता है। तो इनमें से किस में, बैक्टीरियल जो हमारे पास लाइपोपोलिसैकेराइड होता है फ्लैजेलिन, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उसमें हेल्पर टी सेल की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए, सम एंटीजन रिक्वायर टी सेल्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और उनको क्या कहते हैं, टी सेल डिपेंडेंट है। एंड सम एंटीजन, और कुछ एंटीजन डू नॉट नीड टी सेल, कॉल्ड टी सेल इंडिपेंडेंट। बैक्टीरियल लाइपोपोलिसैकेराइड इज बी सेल माइटोजन है, बी सेल के जरिए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं। सो डायरेक्टली इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन है विदाउट टी सेल है। इम्फाइजिमा डिक्रीजेज लंग कंप्लायंस बाय काजिंग, इम्फाइजिमा लंग कंप्लायंस को डिक्रीज करता है बाय डिस्ट्रिक्शन ऑफ अलवेलर सेप्टा, क्योंकि इम्फाइजिमा में जो अलवेलाई के दरमियान सेप्टा होते हैं वो ख़त्म, वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है ना। ये फॉर एग्जांपल एक अलविलाई, ये दूसरा, ये तीसरा, अब इनके दरमियान ये देखें, ये सेप्टा, ये वाले सेप्टा टूट गए, जब सेप्टा टूट गए तो ये इस तरह हो गया, तो अब लंग कंप्लायंस डिक्रीज हो गया, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो गई ना। ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर, जिसकी वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है। ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर फॉलोइंग विल अकर, इंक्रीज इन पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से पंप नहीं करा, तो जब ब्लड उसके अंदर जा रहा है वो ब्लड आगे एरोटा में जल्दी नहीं जा रहा, तो वो ब्लड बैकवर्ड क्या करेगा, एक्युमुलेट करेगा। बैकवर्ड मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जब वो एक्युमुलेट होगा तो क्या होगा, लंग्स के अंदर पल्मोनरी कैपिलरीज होते हैं, उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में एडिमा वगैरह भी हो जाता है, प्लूरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। एरोटिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट विच फेस ऑफ कार्डिक साइकिल, तो ये है रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस। अच्छा, इसमें आप लोग, ये मैंने लेक्चर में भी डिटेल से बताया था, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। कुछ लोग समझते हैं रैपिड इजेक्शन फेस होना चाहिए, लेकिन नहीं। देखें, पहले हमारे पास जो फेस होता है उसको हम नाम देते हैं रैपिड इजेक्शन फेस, रैपिड इजेक्शन फेस। अब रैपिड इजेक्शन फेस में क्या है, वेंट्रिकल बहुत तेज़ी से कंट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड जाएगा किस में, एरोटा में जाएगा। अब एरोटा में ब्लड तो चला गया, ठीक है, अब क्या है, वेंट्रिकल में अभी तक भी थोड़ा बहुत ब्लड मौजूद है। अब ये ब्लड मज़ीद अगर जाएगा एरोटा में, तो अगर फॉर एग्जांपल रैपिड इजेक्शन फेस में एरोटा का प्रेशर हो गया था 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, अब क्या है, अगर मज़ीद ब्लड जाएगा ना, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा वेसल का, तो मज़ीद जो ब्लड रह गया थोड़ा वेंट्रिकल्स में, तो वो क्या है, अगले स्टेप में, जिसको हम नाम दे रहे हैं रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस, जिसमें तेज़ी से तो ब्लड नहीं जा रहा, जा तो स्लो रहा है, रिड्यूस्ड का मतलब स्लोली जा रहा है, लेकिन क्या है, जा तो रहा है वेंट्रिकल्स में, सॉरी एरोटा में। तो मज़ीद ब्लड जब एरोटा में जाएगा, मज़ीद ब्लड ऐड होगा, तो जाहिर सी बात है एरोटा का प्रेशर मज़ीद बढ़ जाएगा ना, 70 से 90 हो जाएगा, 100 या 120 तक चला जाएगा। ये वैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 70, ठीक है, वैसे तो 120 का प्रेशर जो होता है वेंट्रिकल में हो जाता है, उसके बाद वो ओपन हो जाता है ना, क्या नाम है, एरोटा, एरोटिक वाल्व।
तो ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है। रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज में मैक्सिमम ब्लड होता है एरोटा में, उसकी वजह से एरोटा का प्रेशर मैक्सिमम होता है, ये बात याद रखें। और मिनिमम कब होता है? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन जब होता है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का ये मतलब, आइसो मीन्स सेम, सेम वॉल्यूम, मतलब जो ऊपर वाला वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व या मैटरल वाल्व वो भी क्लोज है, और नीचे वाला जो एरोटिक वाल्व है वो भी क्लोज है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो ब्लड है वो सारा उसका वॉल्यूम सेम है, लेकिन उसके बावजूद ये कंट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से उस वक्त थोड़ा प्रेशर तो होगा, लेकिन वॉल्यूम सेम है, इस वजह से उस वक्त प्रेशर मिनिमम होता है, ठीक है। उस वक्त क्योंकि ये वेंट्रिकल के अंदर तो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन नीचे जो एरोटा है, एरोटा के अंदर ब्लड होगा ही नहीं, क्योंकि एरोटिक वाल्व क्लोज है, ब्लड नहीं जा रहा, तो इस वजह से एरोटा का प्रेशर मिनिमम होता है। एरोटा का प्रेशर मैक्सिमम कब होता है? ड्यूरिंग रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपने रैपिड इजेक्शन लगाना है। इसी तरह वेंट्रिकल का आ जाता है। वेंट्रिकल का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो कब होता है? वो आर्टरियल सिस्टोल के दौरान मैक्सिमम प्रेशर होता है। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग आर्टरियल सिस्टोल होता है, और मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब होता है? रैपिड फिलिंग के दौरान होता है। रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर मिनिमम है, इसी वजह से आर्टरिया से ब्लड बहुत तेज़ी से एंटर हो रहा है वेंट्रिकल में। अगर वेंट्रिकल में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता पहले से ना, तो फिर इतने तेज़ी से ब्लड नहीं जाता, ठीक है, इतने तेज़ी से उसको फिर हम रैपिड फिलिंग नहीं कह सकते थे। तो वेंट्रिकल अभी इस वक्त खाली है, समझो उसमें ब्लड बहुत कम है, प्रेशर भी बहुत कम है, इस वजह से आर्टरिया से बहुत तेज़ी से ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में, रैपिड फिलिंग हो रही है। तो जब वेंट्रिकल का प्रेशर सबसे कम होगा उस दौरान रैपिड फिलिंग हो रही है, तो मतलब रैपिड फिलिंग के दौरान मिनिमम वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन होता है, सॉरी मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग आर्टरियल सिस्टोल होता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें कहते हैं मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग और मैक्सिमम वेंट्रिकल फिल्ड। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग भी इसी रैपिड फिलिंग के दौरान होता है। अब इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग वो होता है रैपिड फिलिंग के दौरान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इस दौरान वेंट्रिकल का प्रेशर मिनिमम होता है, प्रेशर मिनिमम है, लेकिन फिलिंग इसके क्या है? मैक्सिमम हो रही है इसी फेज के दौरान, रैपिड फिलिंग के दौरान। और एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वेंट्रिकल फील्ड के वेंट्रिकल किस फेज के दौरान मैक्सिमली फिल हो चुके हैं ऑलरेडी, मतलब उस वो फेज जब आएगा उस टाइम वेंट्रिकल्स मैक्सिमम फिल हो चुके होते हैं, तो वो उसमें फिर हमारे पास आएगा, उसमें भी यही होगा आर्टरियल सिस्टोल, ठीक है। तो ये आपने मिक्स नहीं करना है। हाँ, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फील्ड में आर्टरियल सिस्टोल है, और मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग में रैपिड फिलिंग है। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर जब होता है, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो मैंने कौन सा बताया था? वो ये होता है रैपिड इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन में क्या होता है? मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है, और मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर रैपिड इजेक्शन में होता है। और मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग किस में होता है? इसमें। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग कब होता है? फिलिंग से, यहाँ पर भी फिलिंग, यहाँ पर भी, रैपिड फिलिंग के दौरान। और उसके बाद मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फील्ड, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फील्ड वो हमारे पास आर्टरियल सिस्टोल है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद है और एरोटिक प्रेशर मैंने बताया कि जब भी रिड्यूस्ड इजेक्शन में मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर होता है, और मिनिमम कब होता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान होता है। अब देखें, ये देखें, ये यही कह रहा है कि ऑप्शन ऑफ रिड्यूस्ड इजेक्शन नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया है? रैपिड इजेक्शन। अब आगे दिया हुआ है, अच्छा ये देखें, एरोटिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, यहाँ पर दिया हुआ है रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। अगला क्वेश्चन फिर यही है, लेकिन इसमें रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज वाला वो ऑप्शन है ही नहीं, इस वजह से रैपिड इजेक्शन फेज इन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा, फिर है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड रेडिएशन काज इंजरी बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के जरिए। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो वो सेल्स को डैमेज करते हैं। ऑन इनिशियल पेशेंट इंटरव्यू लीस्ट लाइकली थिंग टू बी डन। पहले इंटरव्यू में आपने क्या करना होता है? डॉक्टर ने क्या करना होता है? अपना अथॉरिटी मेंटेन करना होता है, ठीक है, कि आपने अपना अथॉरिटी शो करना होता है, प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद इन ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज जो पेशेंट होते हैं आफ्टर स्ट्रोक, विच टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन इनिशिएटिंग द रीजनरेशन प्रोसेस। अब स्ट्रोक हुआ है, उसके बाद वापस हमने रिपेयर करना है, तो कौन से सेल्स रिपेयर करवाते हैं? वो होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। सेल्स जो सीन इन डैमेज्ड ब्रेन टिश्यू। हाँ, अब ब्रेन टिश्यू जब डैमेज हो रहा है तो उसमें कौन से सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं? ग्लायल सेल्स। लेकिन
उन डैमेज टिश्यू को वापस रिपेयर कौन कर रहा होता है, ठीक है, सेल्स फॉर रिपेयर आफ्टर डैमेज ब्रेन टिश्यू, तो वो है एस्ट्रोसाइट्स। On in vitro study it's revealed that there is absent vagina and testes। अभी एक क्या है, फीटस है जिसका हमने इन यूट्रो स्टडी किया है, ठीक है, वो अभी तक मदर की वॉम्ब में है, यूट्रस में है, तो उसमें absent वजाइना है और टेस्टिस है। अब ये क्यों, लेकिन उसमें स्क्रोटम की डेवलपमेंट हो रही है, तो इसकी काज क्या है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर प्रेजेंट है मदर में, जो कि हमारे पास प्रिवेंट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ किसको, वजाइना की फॉर्मेशन को। और टेस्टिस क्यों absent है, क्योंकि वो फीमेल है, उस पेशेंट, ये जो बेबी है ये असल में फीमेल है, तो फीमेल में वैसे भी टेस्टिस नहीं बन सकते, लेकिन क्या उसमें वजाइना भी नहीं बन रहा, वो इस वजह से नहीं बन रहा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वाले ट्यूमर मदर में प्रेजेंट है। विच आर द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द पेन इनहिबिटरी पाथवे इन द स्पाइनल कॉर्ड इन रेफी मैग्नी न्यूक्लियस। स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूक्लियस होता है, रेफी मैग्नस न्यूक्लियस, उसका फंक्शन ये होता है कि जो पेन पाथवेज होते हैं उनमें आपने पेन को डिक्रीज़ करना, ठीक है। एक पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो उस पेन को डिक्रीज़ कौन करवाता है, कुछ इस तरह के फाइबर्स होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जो कि पेन को डिक्रीज़ करा रहे होते हैं, तो वह इनकेफेलिन क्या है, ये भी एक तरह का ओपियाइड है, लेकिन नेचुरल ओपियाइड है, हमारे बॉडी में खुद बन रहा होता है, रेफी मैग्नी न्यूक्लियस खुद प्रोड्यूस करवा रहा होता है ये, और इसको रिलीज़ करवाता है इस न्यूरोट्रांसमीटर को पेन पाथवेज के ऊपर, और पेन पाथवेज को इनहिबिट करता है, डिक्रीज करता है। टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस डिफेक्ट कहाँ पे होता है, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ पड़ा होता है इसमें। अच्छा, इसका मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, वो आपको मैं बताता हूँ, सिंपल सा है। तो ये देखें, आरटीए या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसमें नाम से जाहिर है कि इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रही है। मतलब रीनल ट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं, या तो बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, तो वो सारा अगर सिक्रीट होगा, बेस निकल गया, तो पीछे क्या रह जाएगा, ब्लड के अंदर सिर्फ एसिड रह जाएगा। ये या तो इस वजह से, दूसरी वजह ये हो सकती है कि हाइड्रोजन आयन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, सॉरी, बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, पहले मैंने ये कहा, दूसरा ये हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है, ये भी हो सकता है, तो उसकी वजह से फिर एसिडोसिस हो जाती है। अब एसिडोसिस का मतलब पीएच का कम होना। अब पीएच कम हो जाता है तीनों में, 7.35 से कम होता है टाइप 2, टाइप 1, टाइप 4 तीनों में, ठीक है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास टाइप 2, जो कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर प्रॉब्लम होगा तो कौन सा, आरटीए टाइप 2 होगा। अगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, टाइप 1 आरटीए होगा। अगर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये वाला हिस्सा, अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो टाइप 4 आरटीए होगा। अब देखें टाइप 2 जो है, टाइप 2, 1, 4, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है एक पूरा एक टेबल, यहाँ पर टाइप ऑफ आरटीए मैंने लिखा हुआ है 2, 1, 4, उसके सामने पोटाशियम, कैल्शियम, पीएच और रीनल स्टोन, ये सारा मैंने बनाया हुआ है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। ये मैं आपको निमोनिक बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको इजीली याद हो जाएगा। अब पोटाशियम 214 लो मोर, ये देखें जिस तरह से एक स्टेंजा होता है, तो उस तरह से आप इसको याद रखें, ठीक है, पोएट्री की तरह। 214 लो मोर, मतलब पोटाशियम क्या है, टाइप 2 में भी कम होता है, 2 में भी कम है, 1 में भी कम है, लेकिन 4 में इंक्रीज है। अब अगर सिनारियो आएगा आपके पास और उसमें उन्होंने दिया होगा कि हाइपरकलीमिया है और उसका पीएच आपको बताएगा 7.35 से कम है, तो आपको डायरेक्ट पता चले और वो आपसे पूछें कौन सा आरटीए है, तो आप कहेंगे क्या है, वो है आरटीए टाइप 4 है। हाइपरकलीमिया मतलब आरटीए, क्योंकि टाइप 2 और 1 दोनों में हाइपोकैलेमिया होता है, पोटाशियम कम होता है, ठीक है। तो 214 लो मोर, ये तो आपको याद हो गया। अब आगे कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम किस में इंक्रीज होता है। इसमें अभी आपने देखना है, देखे 2 और 4 दोनों क्या इवन नंबर हैं, मतलब ये दोनों सेम हो गए। 1 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इन दोनों से डिफरेंट होगा 1, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे के जितने भी हैं कैल्शियम, पीएच और रीनल स्टोन, उनमें क्या होगा, ये जो 1 है ये डिफरेंट होता है, इन दोनों से डिफरेंट होगा 2 और 4 से। तो अब देखें कैल्शियम क्या है, नॉर्मल है 2 में भी 4 में भी, क्योंकि दोनों इवन है तो उनमें आगे वाली चीज़ें एक तरह होंगे, तो नॉर्मल होगा, यहाँ पर भी नॉर्मल होगा, लेकिन 1 में क्या है, कैल्शियम हाई होगा। पीएच क्या होगा, दोनों में कम होगा, लेस देन 5.5, 2 में भी और 4 में भी, लेकिन क्या है 1 में मोर देन 5.5, क्योंकि अब 1 क्या है, ऑड नंबर है, वो दोनों इवन है, उनके अभी आगे जितने भी चीज़ें वो सेम होंगे 2 और 4 के, लेकिन 1 के आगे डिफरेंट होंगे, तो हाई है, ठीक है। कैल्शियम भी हाई है 1 में और पीएच भी मोर देन 5.5 है। रीनल स्टोन्स भी देखें 2 और 4 में नहीं बन रहे हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर पीएच हाई होने की वजह से टाइप 1 में मोर देन 5.5 होने की वजह से इसमें क्या है, इसमें रीनल स्टोन्स बन रहे हैं। अब पीएच हाई का आप ये ना समझ लें कि इसमें पीएच मोर देन 5.5 होता है, लेकिन लेस देन 7.35,
क्योंकि 7.35 से कम ही होगा तो इसको हम एसिडोसिस कहेंगे ना। तो इस तरह से होता है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखें यहाँ पर एक और चीज़ भी मैंने आपको दिया है, ये देखें इसमें अभी कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट बताने में बैठ जाऊँ तो ये बहुत लेंथी वो है, आपको याद भी नहीं होगी इतनी जल्दी। तो इस तरह से आप इसको रट लें, ठीक है। लो मोर है और नॉर्मल, और ये दोनों सेम है, ठीक है, इवन है दोनों। तो इस वजह से आगे इनके जो सारे वो हैं वो सेम होंगे 2 और 4 के। कैल्शियम दोनों में नॉर्मल होगा, पीएच दोनों में लेस देन 5.5 होगा, और रीनल स्टोन दोनों में नहीं होंगे। लेकिन 1 में क्या है, कैल्शियम भी हाई होगा, पीएच भी मोर देन 5.5 होगा, और स्टोन्स भी होंगे। इसके अलावा आप ये याद रखें कि कुछ डिजीज़ होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, टाइप 1 और कुछ टाइप 4 के साथ। टाइप 4 में क्या है, सली और सिकल सेल के साथ हो सकता है, और टाइप 1 जो है ये श्रेगन सिंड्रोम है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है। तो ये इस तरह से याद रखें। अच्छा, नीचे मैंने जेवीपी का वेव फॉर्म बताया हुआ है। जेवीपी में क्या होता है, एक ए वेव होता है, ए वेव आर्ट्रियल कंट्रक्शन को शो कर रहा होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल को। उसके बाद एक्स वेव है, वो शो करता है कि आर्ट्रियल कंट्रक्शन एंड हो चुका है या फिर आर्ट्रियल रिलैक्सेशन हो रहा है आर्ट्रियम का। उसके बाद सी वेव, ये भी कंट्रक्शन, सी से कंट्रक्शन, लेकिन कौन सा कंट्रक्शन, वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन हो रही है, और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो रहा है। सी से क्लोज भी है, सी से कंट्रक्शन भी है। तो अब क्या है, इस दौरान जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ा बल्ज होता है ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ बल्ज होगा आर्ट्रियम के अंदर, और आर्ट्रियम के अंदर जो थोड़ा ब्लड होगा वो उस ब्लड के थ्रू थोड़ा प्रेशर जाएगा किधर, इंटरनल जुगुलर वेन में। सुपीरियर वेना केवा में जाएगा, वहाँ से इंटरनल जुगुलर वेन में। उसकी वजह से वहाँ पर क्या है, एक वेव प्रोड्यूस होगा। ए वेव भी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, जब आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, आर्ट्रियम जब कंट्रैक्ट करता है तो थोड़ा बहुत बैक प्रेशर जाता है किसमें, सुपीरियर वेना केवा में, वहाँ से फिर इंटरनल जुगुलर वेन में। उस इंटरनल जुगुलर वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ए वेव बनेगा। जुगुलर वेनस पल्स प्रेशर का मतलब भी यही है, जुगुलर वेन का हम लोग प्रेशर चेक कर रहे हैं, इंटरनल जुगुलर वेन का। फिर सी में वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होता है ना, वेंट्रिकल मैंने कहा ये अभी वेंट्रिकल रहनी चाहिए, जब कंट्रैक्ट होगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो थोड़ा बल्ज होगा ऊपर की तरफ। तो उसकी वजह से प्रेशर राइट आर्ट्रियम से सुपीरियर वेना के बाद और इंटरनल जुगुलर वेन में जाएगा, उसकी वजह से ये सी वेव बनेगा। और उसके बाद एक्स डिसेंट शो कर रहा है क्या है, वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन एंड हो चुका है और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रहा है। फिर वी वेव वो शो करता है क्या है, वेंट्रिकुलर फिलिंग को, आर्ट्रियल फिलिंग को, कि आर्ट्रियम अभी फिल हो रहा है। और वाई वेव क्या करता है कि वेंट्रिकल फिल हो रहा है, यहाँ से ब्लड सारा जा रहा है वेंट्रिकल में, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, और जुगुलर वेन में कम हो जाएगा। तो इस वजह से प्रेशर कम होने की वजह से डिसेंट आएगा। अब ये जो है, ये एक्स डिसेंट है, ये एक्स डैश डिसेंट है, ये वाई डिसेंट है। ये शो करते हैं लो प्रेशर। जब प्रेशर लो होता है ना तो वहाँ से इंटरनल जुगुलर वेन से ब्लड आता है तेज़ी से राइट आर्टरियम और वेंट्रिकल में ना, तो इस वजह से जुगुलर वेन में प्रेशर कम होता है तो फिर हमें डिसेंट शो होता है। लेकिन जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होता है वहाँ पे तो फिर हमें वेव दिखाई देगा। अब आगे देखें, कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ शॉक, तमाम शॉक में जो कॉमन होगा वो टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। तो ये सिंपल चीज़ें, इतने मुश्किल चीज़ें नहीं है। अब देखें, ये मैंने आपको ए वेव वगैरह क्यों समझाया, क्योंकि ये MCQ आ गया ना। S2 हार्ट साउंड इज शोन ऑन JVP विद राइट आर्ट्रियल वेव फॉर्म। राइट आर्ट्रियम की जब कंट्रक्शन होती है तो उसमें हमारे पास ए वेव शो होता है। ये देखें ए वेव। अब जो S1 और S2 हार्ट साउंड है वो तो हार्ट के साउंड है, वो तो क्लोजर ऑफ वाल्स की वजह से होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं S2 हार्ट साउंड जिस टाइम हो रहा है, जिस टाइम मतलब S2 हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है, उस टाइम JVP के ऊपर कौन सा वेव बन रहा होता है, वो होता है ए वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज़ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्रिपल कोडॉन्स। ट्रिपल कोडॉन्स की रिपीटेड सीक्वेंस किस डिजीज़ में होता है, फ्रेगा लेग सिंड्रोम में। इन फीमरल हर्निया स्ट्रक्चर, फीमरल हर्निया में जो स्ट्रक्चर होता है फीमरल शीथ के अंदर, वो फीमरल आर्टरी होती है। इफ़ अकोमोडेशन रिमेन्स इंटैक्ट एंड लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। अकोमोडेशन इंटैक्ट है मतलब नज़दीक की चीज़ों को वो देख सकता है और उस टाइम उसके प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग लाइट डालते हैं उसके आइज़ में तो उस वक्त उसके प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होते, मतलब लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है लेकिन अकोमोडेशन इंटैक्ट है। इसको आर्गाइल रॉबर्टसन पीपल भी कहते हैं, ये इसको प्रोस्टिट्यूट्स पीपल भी कहते हैं। ये सेफलस में होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एरिया डैमेज हुआ होता है, प्रीटेक्टल एरिया। विच बैक्टीरिया हैव नो सेल वाल। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वाल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा हैज नो सेल वाल। है बैक्टीरिया लेकिन सेल वाल इसमें नहीं है। इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब में सेल वाल होता है। लूप डायरेटिक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, क्या होगा, वहाँ पर सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर होता है ना लूप, तो लूप डायरेटिक्स उसको इनिबिट करता है, जिसकी वजह से ना सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी, ना पोटाशियम की, ना क्लोराइड की। तो ये तीनों चीज़ें रिलीज होंगे। In initiation of interdigestive myoelectric complexes is done by which hormone?
अब ये क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है जीआईटी में जिसको मोटिलिन कहते हैं। मोटिलिन का नाम से जाहिर है मोटिलिन, मतलब ये क्या करता है, ये मूवमेंट्स काज कराता है, मोटिलिटी काज करवाता है जीआईटी में, स्पेशली किसकी, स्टमक के। ये स्टमक में कुछ सेल से रिलीज हो रहा होता है और वहीं स्टमक की ये मोटिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि ये जो फूड है वो एंटर हो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस मूवमेंट्स को, इन मूवमेंट्स को कहते हैं मायो मीन्स क्या है, मसल्स। इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्सेस का मतलब मसल्स के कंट्रैक्शन और नर्व इम्पल्सेस वो प्रोड्यूस हो रहे हैं किस हार्मोन की वजह से, मोटिलियन की वजह से। प्रेग्नेंट लेडी विथ 41 वीक्स, मतलब मोटिलिन का काम क्या है, ये एक हार्मोन है, ये कंट्रैक्शन करवाता है स्टमक की और क्या करवाता है, फूड को फॉरवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड करता है। प्रेग्नेंट लेडी है विथ 41 वीक्स ऑफ 5 डेज की प्रेगनेंसी है, एंक्शियस है, रिक्वेस्टेड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बाय WHO इट इज़ कॉल्ड एज, तो इसको हम नाम देंगे क्या है, 42 वीक्स कंप्लीटेड, ठीक है। 41 वीक्स है और 5 डेज है, तो मतलब तकरीबन 42 वीक्स बन रहे हैं ना WHO के मुताबिक, ये 42 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्लेप्ट चीक सिंड्रोम इस काज बाय अ वायरस है, लेकिन कौन सा वायरस होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, कौन सा वाला, पार्वो वायरस, ठीक है। पार्वो वायरस काज करता है स्लेप्ट चीक सिंड्रोम, और पार्वो वायरस क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। अ पेशेंट एज लिवर सिरोसिस, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी क्या होगा, T10 मिड एक्सिलरी लाइन से हम लोग हेपेटिक बायोप्सी करेंगे, रट्टे वाली चीज़ है। A patient with pyloric stenosis has chronic vomiting. The most likely biochemical abnormality in this patient would be hypokalemia, ठीक है। जब भी पायलोरिक स्टेनोसिस होती है तो उसको क्या वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग में क्या, एक तो क्लोराइड रिलीज हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है, तो एक तो अल्कलोसिस होगी, साथ में पोटाशियम भी रिलीज हो रहा होता है ना, फ्लूइड्स में पोटाशियम होता है, वो सारा रिलीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, हाइपोकलीमिया इसमें होगा पेशेंट में। एक तो हाइपोकलीमिया है, दूसरा हाइपोक्लोरीमिया है और साथ में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। नर्व सप्लाई ऑफ पेरिकार्डियम कौन सा, पी से पेरिकार्डियम, पी से फ्रेनिक नर्व, ठीक है, फ्रेनिक नर्व है। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो कितना होता है, बी है, 60 to 70% जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है PCT से। मीडियल मेनिस्कस अटैच टू नी थ्रू विच लिगामेंट है, तो मीडियल मेनिस्कस मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के थ्रू ही नी के साथ अटैच होता है। अ फीमेल इज वरीड अबाउट अ लंप इन हर ब्रेस्ट, शी आल्सो हैज फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा इन हर मदर, व्हाट इज द मेन रिस्क फैक्टर इन हर, तो मेन रिस्क फैक्टर ये BRCA1 जो एक जीन है वो उसमें प्रेजेंट है जो कि ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर काज करवा सकता है, मेनली ब्रेस्ट कैंसर काज करवाता है ना, तो उसके मदर को ओवेरियन कैंसर हुआ था, इस वजह से वो वरीड है। तो इसमें कौन सा जीन्स हमारे पास वरी करने के लिए कौन सा जीन्स होना चाहिए, BRCA1। इंक्रीज आयोनाइज्ड कैल्शियम इंडिकेट्स पैराथायराइड एडिनोमा, जब भी पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया हो या फिर हमारे पास एडिनोमा हो तो पैराथायराइड हार्मोन हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है, उस वक्त क्या है, कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कौन सा कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम, ठीक है। आयोनाइज्ड कैल्शियम का मतलब फ्री कैल्शियम, एक कैल्शियम होता है जो एल्ब्यूमिन के साथ अटैच है, वो तो डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता है। अगर एल्ब्यूमिन इंक्रीज हो जाए तो वो वाला कैल्शियम इंक्रीज होगा, एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो वो वाला कैल्शियम डिक्रीज होगा, लेकिन उसको आयोनाइज्ड कैल्शियम नहीं कहते। जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो कब इंक्रीज होता है, वो हाइपर पैराथायराइडिज्म में। Child not allowed on trip to take street food. He took food few hours later he developed abdominal cramps है, ठीक है। तो उसने क्या स्ट्रीट फूड लिया, उसके बाद उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स वो कह रहा है कौन प्रोड्यूस करवा है, इंक्रीज स्प्लान्क्निक सिंपैथेटिक, हाँ एब्डोमिनल क्रैम्प्स हमेशा स्प्लान्क्निक सिंपैथेटिक नर्व जो होते हैं वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स प्रोड्यूस करवाते हैं। इसी वजह से जो पैंक्रियाटिक कैंसर वगैरह होते हैं, ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं, सिलिक ब्लॉक करते हैं, सिलिक ब्लॉक करते हैं मतलब सिलिक प्लेक्सिस को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उससे भी स्प्लान्क्निक नर्व निकल रहे होते हैं, तो वो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या काज करा रहे होते हैं, क्रैम्प्स वगैरह और बहुत ज़्यादा पेन काज करा रहे होते हैं, तो वो फिर हमारे पास क्या है, उसको जब ब्लॉक करते हैं, ठीक है, तो वो स्टॉप हो जाता है पेन। अ पेशेंट हैड सिट्रेट टॉक्सिसिटी, एक पेशेंट ने सिट्रेट बहुत ज़्यादा ले लिया, ही अंडरवेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका हुआ, आफ्टर दैट हार्ट एक्टिविटी क्या हुआ, उसके बाद हार्ट एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा वेजोप्रेशर एजेंट देंगे, इस केस में तो एपिनेफ्रिन देते हैं। आ यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद लेथार्जी है, गम ब्लीडिंग है, एनीमिया है, पेटिकिया भी है एंड एपिस्टैक्सिस। अब देखें उसको, एक तो एनीमिया है, दूसरा उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साइन सिम्टम है ना, ये देखें पेटिकिया भी है उसमें और एपिस्टैक्सिस भी है, तो ये एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, इस वजह से हम इसमें क्या कराते हैं, बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं, जो कि बेस्ट टेस्ट है एप्लास्टिक एनीमिया के लिए। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग ब्लड ग्रुपिंग एंटीजेंस है, ब्लड ग्रुपिंग एंटीजेंस हमारे पास क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन
प्रोटीन होते हैं। तो आज हमारा ये SK गोल्डन 18 का मेडिसिन का 21 मई आफ्टरनून का पेपर कंप्लीट हो गया। फिर 22 का आगे करेंगे। 22 मई का आफ्टरनून का है, ठीक है, कल से इंशाल्लाह। अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।